क्या झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? ये सवाल तब उठने लगा जब पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर बयान दिया और कहा कि जब इसका इतना विरोध हो रहा था तब उद्घाटन हो गया तो इससे कहीं ना कहीं आदिवासियों की भावना आहत हुई है। दूसरा बयान आया वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर, बयान नहीं बल्कि उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र ही लिखा और वह पत्र था कि झारखंड में एससी की स्थिति ठीक नहीं है और इसी को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है और तमाम चीज़ें उन्होंने बताई है। सवाल अब ये उठने लगा है कि अपने ही सरकार में रहकर आखिर कांग्रेस के ये तमाम नेता, इन दोनों के अलावे कई और नाम हैं जिस पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे, वे लगातार सवाल क्यों उठा रहे हैं, इसी मसले पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे हैं। मनोज जी, एक तो पहले रामेश्वर उरांव का बयान, कई आदिवासी संगठन लगातार सीरम टोली फ्लाईओवर का विरोध कर रहे थे कि सरना स्थल के सामने रैंप है, उसको लेकर झारखंड बंद भी बुलाया गया और दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन कर दिया। तीसरे दिन रामेश्वर उरांव का इस पर बयान आ जाना और ये कह देना कि इससे आदिवासियों की भावना आहत हुई है, आप इसे कैसे लेते हैं? क्या रामेश्वर उरांव ने जो कहा है वो सही है या फिर इस बयान के और कई मायने हैं? देखिए, राजनीति में सही और गलत की परिभाषा बहुत वेग है। आप एक ही समय पे एक ही निर्णय दो अलग अलग समय पे सही गलत हो सकता है। फ़र्ज़ कीजिए कि देश में जब जाति जनगणना हो रही थी तो उस समय ये कहा गया कि इससे अखंडता को बढ़ावा मिलता है, इसलिए एकता को बल देने के लिए उसको बंद किया गया था। आज फिर से उसकी मांग उठी और आज ज़रूरत है देश की, तो इसलिए शुरू किया गया। तो इसी तरीके से कई बार एक ही निर्णय समय समय पर अलग अलग सही या गलत की परिभाषा में आ जाते हैं राजनीतिक तौर पर। लेकिन मैं आज के बयान से थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं ताकि दर्शक भी आसानी से समझ पाएँ। दरअसल आप इस बात को समझिए कि जैसे ही रिज़ल्ट आया और ये किसका रिजल्ट? इलेक्शन का रिज़ल्ट आया और ये क्लियर हो गया कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन इस पूरे प्रचंड बहुमत का क्रेडिट किसको मिला? सिर्फ और सिर्फ जेएमएम को मिला, सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन को मिला। उसी दौरान मुझे लगता है कि ये कांग्रेसियों के दिल में घर कर गया कि हम भी तो 16 हैं, लेकिन हमको उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। तो यही मानते हैं कि ये 16 भी जेएमएम और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया उसकी बदौलत आया। वैसा उनका मानना हो सकता है, इनके समर्थकों का वैसा मानना नहीं हो सकता है। ये भी तर्क देते हैं ना कांग्रेसी कि मुख्यमंत्री जी अकेले लड़के भी देखे हैं हम लोगों से, वो उस स्थिति को प्राप्त नहीं हुए कि सरकार बना पाएँ, तो वो एक अपना इम्पोर्टेंस चाहते हैं। शायद इसी वजह से आप इस बार के विधानसभा का सत्र आप उठाकर देखेंगे तो कांग्रेस के नेता काफ़ी तीखा सवाल कर रहे थे विधानसभा सत्र के अंदर सत्ता पक्ष से। सामान्य तौर पे पहले कांग्रेस रही है जब सत्ता में इस तरीके का देखने को नहीं मिला, तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था या फिर वो वही पहचान का संकट कि हम जब दोनों एक ही राह पर चल रहे हैं, गठबंधन की राह में दो राही हैं, तो एक ही राही को क्यों सिर्फ पानी पिलाया जा रहा है, दूध पिलाया जा रहा है, उनके पैर में मलहम लगाया जा रहा है, तो हमको भी थोड़ा उतना इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। तो इस बात की भी जो छटपटाहट है, शायद वो भी कांग्रेसियों की छटपटाहट नेताओं के बयान में देखने को मिल रहा है। आज जो बयान है रामेश्वर उरांव का, ये तो इनका व्यक्तिगत होगा, ये तो पार्टी लाइन का बयान है नहीं। व्यक्तिगत जैसा तो कुछ नहीं होता है, चूँकि पार्टी ने अब क्या किनारा कर लिया है, कह दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष की उनका निजी, उनका बयान आ गया है। हाँ, वो फॉलोअप से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये निजी बयान है, उसको इसी तौर पे देखा जाना चाहिए। लेकिन वो निजी बयान इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बाबूलाल मरांडी ठीक उसी तरीके का एक बयान दिए थे आज, और जब आप उस बयान को हूबहू कॉपी ना करें लेकिन शब्द वही कहें, अर्थ वही निकाला जाए जो विपक्ष का है, तो उस पर सवाल तो खड़ा हो ही जाएगा कि भाई ये
बोल कुछ और हैं, लेकिन अर्थ तो इसका यही निकलता है। तो रामेश्वर उरांव के उस बयान को देखना, और इसमें आपको ये भी समझना होगा कि सिरमटोली फ्लाईओवर या उससे जो जुड़े हुए संगठन हैं या जो उनका विरोध कर रहे थे, उसमें कौन कौन लोग थे और ऐसी कौन सी पीड़ा है जो रामेश्वर उरांव ये कह रहे हैं कि वो कभी भरेगा नहीं, घर कर जाएगा। तो इस बयान को तो मैं मानता हूँ कि हेमंत सोरेन या उनकी पार्टी बहुत पॉजिटिव वे में उसको लेगी नहीं। मतलब उनको तो ये लगेगा कि सरकार के फैसले पर प्रश्न चिन्ह है, और जबकि वैसा जनता में देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो एक उनके बयान के मायने हैं। और दूसरी बात ये है कि आप गाहे बगाहे देखें तो कांग्रेस के नेता जो पहले सामान्य तौर पे हाँ में हाँ मिलाने का काम करते थे किसी भी योजना, पॉलिसी या सरकार का डिफेंड करने में, इस बार थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हैं अपनी बात रखने में। अब आप देखिए कि आज जो मुख्यमंत्री को राधा कृष्ण किशोर जी ने पत्र लिखा, ये पत्र तो एक दलित नेता, एससी नेता होने के नाते जायज़ लगता है। पार्टी की ओर से भी ये कहा जाएगा कि हाँ ये जायज़ है, लेकिन इसमें कई सवाल छुपे हुए हैं कि क्या कांग्रेस, जिस तरीके से राहुल गांधी आज बिहार में गए, वहाँ भी दशरथ मांझी के घर गए, तो दलित ओरिएंटेड पॉलिटिक्स भी क्यों? क्योंकि अब भविष्य में देखा जा रहा है कि भाई किसी का भी उतार हो, मतलब चढ़ाव होगा तो उतार होगा, ये निश्चित है। मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। राजनीति किसको कंसंट्रेट में रख के की जा रही है? ओबीसी पॉलिटिक्स को। जाहिर सी बात है बिहार में ओबीसी पॉलिटिक्स भी है, ओबीसी की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन एक आबादी है दलित समाज की जिसमें बहुत ज़्यादा बिखराव नहीं देखने को मिलता है। ओबीसी में अब वो समय आ गया है जो बिखराव देखने को मिल रहा है। चाहे आप लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वो जो कैटेगरी है वो सभी दलों में थोड़ा थोड़ा अपने हिस्से का वोट करता है। तो क्यों ना दलित समाज को एक मुश्त फिर से कांग्रेस की ओर मोड़ा जाए और दलित समाज एक मुश्त वोट करे, तो उनका भी चंक है। उस लेटर में आप देखिए राधा कृष्ण किशोर ने एक चीज़ बहुत मार्केबल जिक्र किया है, वो आबादी बता रहे हैं कि 50 लाख हैं हम झारखंड में, 50 लाख एससी हैं। हाँ, इसलिए और उनके लिए सिर्फ यही योजना है कि सुअर पालिए, मुर्गी पालिए, हाँ, और इसके अलावा और कुछ नहीं हो पाए। हाँ, उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि भाई ठीक है आदिम जनजातियों की स्थिति खराब है, लेकिन उनके पास घर है, उनके पास रहने का एक परमानेंट ठिकाना है। हमारे यहाँ मुसहर जाति के लोग क्या हैं, आज यहाँ हैं, कल वहाँ है, परसों कहीं और है। तो ये जो दलित प्रेम या दलितों की पीड़ा जो शब्दों में बयां हुई है, वो बंद कमरे में भी शब्द कहे जा सकते थे मुख्यमंत्री को। उद्देश्य तो यही है ना कि भाई जो शेड्यूल कास्ट के लिए परामर्शी परिषद की गठन अर्जुन मुंडा की सरकार में हुआ था उसको फंक्शनल कीजिए, और जो रघुवर दास ने एससी आयोग का गठन किया था उसको फंक्शनल कीजिए। दो मुद्दा है। इस लेटर के अलावा जितने भी अभी बचे हुए आयोग हैं, परिषद हैं, कमीशन हैं, उस पर भी सवाल उठता है कि भाई कार्यकर्ता तो मेहनत करते हैं, पूरा जी जान तन मन धन सब लगा के आपको एक जगह दिलाते हैं सत्ता में, पर सरकार 3-3.5 महीने पार कर ले, उसके बाद उन आयोग और क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, ये भी एक सवाल उठता है। दूसरा कि दलित की राजनीति में इस बार ये देखा जा रहा है कि दलित समाज झारखंड में थोड़ा सा झुकाव जो है कांग्रेस की ओर भी दिखाया। पहले आप जो एससी कैटेगरी के लिए झारखंड में सीट उठा के देखेंगे तो पिछली बार सिर्फ 2 सीटें हाथ लगी थी महागठबंधन को, इस बार उनकी संख्या बढ़ गई। तो अब इसको इनकैश करने की बारी है
बताना है कि भाई दलितों के यही लिए वजह है भी- कि इन्होंने पत्र लिखा है। हाँ। तो सवाल बिल्कुल स्पष्ट है, आप बात को घुमाइए नहीं, कि क्या इन दोनों, एक तो राधा कृष्ण किशोर के पत्र और रामेश्वर उरांव के बयान, इससे मान लिया जाए कि अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है? नहीं, इन्हीं दोनों के नहीं, और भी जो कांग्रेस और के कौन-कौन नेता है? हैं, थोड़ा सा बताइए। जैसे आप विधानसभा में देखिए जिस तरीके से प्रदीप यादव ने भ्रष्टाचार पे बोला था, रामेश्वर उरांव उस समय भी बोले थे, आपको याद होगा पेयजल का मुद्दा। ACB फंसा दो, धंसा दो। हाँ, एक वो है, और उसका पूरी जोर कार्रवाई की मांग किया था, वो विधायक दल के नेता हैं प्रदीप पेयजल का मामला हाँ, जो तो उठाया उस था पे उठाया था। उसके बाद जो हर घर नल योजना है, उसमें जब सरकार ने आंकड़ा पेश किया तो कांग्रेस के कई विधायक, खासकर जो सिमडेगा और कोलेबिरा से आते हैं, उन्होंने कहा हुजूर गलत है आंकड़ा, ये इतना काम धरातल पे नहीं हुआ है। तो वो अपने ही सरकार से इस तरीके का सवाल करना, हालांकि वो कहेंगे कि हम आते हैं जनता के लिए, हाँ में हाँ मिलाने नहीं, पर इन सारी चीज़ों को थोड़ा परिवर्तन के तौर पे देखा जा रहा है। दूसरी बात ये देखने को है, नोटिसेबल बात ये है कि ये चेंजेस कब से दिख रहा है, जब से प्रदीप यादव विधायक दल के नेता बने, उसके बाद ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, Aggressive ज़्यादा है। हाँ, आलमगीर आलम जब तक थे, मतलब ठीक हेमंत था। पार्ट 1 में सहज थे। हाँ, तो उस तरीके से बातें नहीं आती थी। तो अब ये कांग्रेस को अपनी आइडेंटिटी को लेकर या बराबरी का हिस्सा, नहीं, चूँकि आप आलमगीर आलम का जिक्र कर दिए हैं, तो अभी आप देखिए कि हाल ही में 2-3 दिन पहले पाकुड़ से जो चुनाव लड़े हैं अकील अख्तर, विधायक भी रहे हैं, वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। कांग्रेस की वो सीट है। लोहरदगा से नीरू शांति भगत, जो स्वर्गीय कमल किशोर भगत की पत्नी हैं, वो मुख्यमंत्री से मिलती हैं, जेएमएम में शामिल हो जाती हैं। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सीट है, वहाँ वहाँ जेएमएम जो मजबूत लीडर है अपनी पार्टी में उसे शामिल कर रहा है। ये भी कोई संकेत दे रहा है? ये तो स्वाभाविक संकेत है और इसको मान के भी चलना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल अपना एक्सपेंशन करेगा ही, और अगर जेएमएम ये भविष्य में राजनीति सोच रही है कि हम एकला चलो की राह पर अपने आप को सशक्त, जेएमएम की सरकार सिर्फ झारखंड में बने, तो उसी का परिणाम के तौर पे आप इसको देख सकते हैं कि अकील अख्तर से मुलाकात या नीरू शांतु भगत से मुलाकात, या फिर हाल में जो ये हुए क्या कहता है, कई नेताओं का जो मिलन। अभी हाल में सरना कोड को लेकर जो प्रोटेस्ट है, कांग्रेस के तरफ से अलग, जेएमएम की तरफ से अलग, लग रहा है कि दोनों आमने सामने हैं। हाँ, ये संयुक्त रूप से होना चाहिए था अगर एक राज्य में हैं आप तो, लेकिन कांग्रेस ऐसा कर रही है कि जैसे झारखंड में भले इसका क्रेडिट कोई कांग्रेस से आधा अधिक कर ले, लेकिन देश भर में कांग्रेस इसको आवाज़ देना चाहती है ताकि ये लोगों में मैसेज जाए, पूरे देश वाइज अगर बात करेंगे कि भाई कांग्रेस के ने सरना धर्म कोड लाया या आदिवासियों के लिए धर्म कोड लाया, लेकिन जेएमएम यहाँ संयुक्त रूप से ना करके पहले उनका ये स्टार्ट करना और इसको बढ़ावा देना, जबकि ये मामला है कि भाई विधानसभा से पारित हो चुका है, वो चला गया है, तो एक नेताओं का डेलीगेट्स या स्टेट का डेलीगेट्स जाता और दिल्ली में ये मांग करता कि भाई हमारे सदन की भावना ये है कि सरना धर्म कोड होना चाहिए, आप इसको कर दीजिए। तो राजनीतिक दल जब आंदोलन करते हैं तो उनका एक ही ज़्यादा मकसद होता है कि आंदोलन से काम तो बने, मांग तो पूरा हो, लेकिन इसकी जानकारी भी हो, मतलब प्रचार भी हो कि इसकी किसने मांग। सवाल इसमें ये उठता है कि ये सब कुछ अचानक से अभी क्यों हो रहा है? क्या बिहार में चुनाव होना है, उसको लेकर अपनी उपस्थिति, अपनी मजबूती, अपनी दावेदारी दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? नहीं, बिहार से तो यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। एक कारण हो सकता है कि कांग्रेस बहुत कुछ करना चाहती हो सरकार में और अभी उसको उस तरीके से हरी झंडी नहीं मिली हो। जैसे आप मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, कांग्रेस ने क्या कहा था कि हम पहले दिन से सिलेंडर देंगे 450 में, नहीं हुआ ना। मुख्यमंत्री जी आखिर कहे होंगे कि वित्त का ध्यान रखिए राधा जी, अगली साल हम देखेंगे। तो एक छटपटाहट वो हो सकती है। दूसरी छटपटाहट ये हो सकती है कि 200 यूनिट जो बिजली फ्री है, कांग्रेस ने उसको कहा था कि हम 250 यूनिट कर देंगे, तो वो एक
तो कांग्रेस और बोर्ड निगम का जो गठन है उसमें भी उस तरीके से जल्दीबाजी नहीं दिखाई जा रही है या उस तरीके से ताकत नहीं लगाया जा रहा। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि मार्केटिंग बोर्ड का गठन हुआ पिछली हेमंत सोरेन की सरकार में, अभी तक फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल नहीं है, जबकि चेयरमैन वगैरह बने हैं। हाँ, चेयरमैन है, रविंद्र सिंह उसके चेयरमैन है, फंक्शनल नहीं है, जबकि उस पर अप्रूवल राज्यपाल का हो चुका है, तो वो छटपटाहट है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हो सकता है कि कांग्रेस के विधायक, नेता या कार्यकर्ता ये महसूस करते हों कि भाई हम जब जाते हैं उसी डीसी और बीडीओ और सीईओ के पास या सचिव के पास, तो हमारी बातों को अनसुना मन से सुना जाता है। तो नाराज़गी पिछली सरकार से भी है और अभी जो मंत्रिमंडल में भी कई लोग शामिल हैं वो ये भी नाराज़ होकर सड़क पर उतरकर ये इन चीज़ों का जिक्र कर चुके हैं कि अधिकारी नहीं सुनते, मंत्री हम लोगों की नहीं सुनते। ये नाराज़गी तो चलते रहती है। तो अब नाराज़गी को शब्द मिल रहे हैं, बयान मिल रहे हैं। पहले नाराज़गी अंदर थी, अब नाराज़गी आगे भी कुछ हो सकता है क्या? जो सरकार अभी वर्तमान में है, कांग्रेस, राजद, माले, जेएमएम गठबंधन की सरकार, अगर यही खींचतान चलती रही, हालांकि इस पर तो जिक्र करना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन क्या अगर कांग्रेस को माइनस भी कर दिया जाए तो सरकार ठीक ठाक चल पाएगी? देखिए, कांग्रेस को माइनस करके भी सरकार चल सकती है, लेकिन उस पोजीशन में कब पहुंचेंगे, क्यों पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए। देखिए, एक कहावत कहा जाता है कि रहीमन धागा प्रेम के मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए। तो ये गांठ कब आ सकता है? राज्यसभा का 2 सीट खाली होने वाला है झारखंड में। कब? 26 में। अच्छा। अब उस 26 में फर्स्ट 3 में, मतलब मार्च से पहले वोटिंग होके सब हो जाएगा। 2 सीट है, अगर जेएमएम ने कह दिया कि हम दोनों सीट पे उम्मीदवार देंगे तो थोड़ा सा तो इसको तकलीफ होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। और बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है तो वो दे नहीं सकते। अगर बीजेपी कैंडिडेट फिर भी देती है तो उनको भी इसी में से ताक झाक का भरोसा है। जिस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव में ताक झाक किया गया और उसका परिणाम भी देखने को मिला कि कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, और राज्यसभा का तो झारखंड में इतिहास ही रहा है क्रॉस वोटिंग का, दागदार रहा है। तो ये राज्यसभा के चुनाव में अगर जेएमएम ने कहा कि हम दोनों सीट पर भेजेंगे उम्मीदवार और दोनों जेएमएम का ही सांसद बनेगा, तो शायद ये जो आप आशंका जाहिर कर रहे हैं कि स्वर में और तेजी आएगी और ये रुखड़ापन देखने को मिलेगा, वो समय ही है नियरेस्ट वन जो मुझे लगता है कि दिख सकता है। फिलहाल तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई कारण है, गाहे बगाहे इस तरीके के बयान देखने को मिलेंगे, लेकिन उस समय पार्टी शायद कुछ निश्चित तौर पे इस स्वर को और बुलंद कर देगी। तो बिल्कुल क्या होगा राजनीतिक में जो है वो कहना बड़ा मुश्किल है, और ख़ास करके झारखंड की पॉलिटिक्स में हमेशा से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी ना तो पहले से कोई कल्पना होती है ना कोई सोच पाता है। तो झारखंड में फ़िलहाल यही है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसा लग रहा है कि खुद ही आमने सामने है। भले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उस पर बयानबाजी किए जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने से देखिएगा तो लगेगा कि यही दोनों आमने सामने है। और आज जो रामेश्वर उरांव जी का बयान आया है और फिर राधा कृष्ण किशोर ने जो पत्र लिखा है, उसको लेकर भी यही चर्चा है अंदर खाने से, और यही वजह है कि हम लोग भी इस पर चर्चा किए। आप इस पर क्या राय रखते हैं? इस बयान के क्या मतलब हो सकते हैं? इस बयान का जो असर है वो सरकार की सेहत पर कितना पड़ेगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in